नमस्कार। एक बार फिर से वो दिन आ पहुंचा है जिसके लिए प्रत्येक भारतीय को अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ पहुंचा है। पिछले 10 पायदान यानी पिछले 10 वर्षों का लंबा सफ़र तय किया है हमारे योग दिवस ने। जी हाँ, इस साल हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और यदि ये कहा जाए तो इस बात पे हमें बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है कि हमारी परंपराओं, हमारी सभ्यता संस्कृति से निकलता ये योग का जो महत्व है आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। आज विदेशियों को आकर्षित कर रहा है, उन्हें इसका महत्व समझा रहा है और इसी विषय में आज बहुत सी जानकारी प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर जयदीप आर्या जी को, योग एक्सपर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी जनरल योगासन भारत स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये डेजिग्नेशन है इनके, लेकिन इससे भी कहीं ऊपर इनका खूबसूरत व्यक्तित्व है और इनकी जानकारी है जिसके साथ आज हम जुड़ना चाहेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर जयदीप आर्या जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम नीता बहन। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पुनः एक बार एक सुनहरा अवसर हमारे समक्ष। इस विषय में आज आप कहाँ से आरंभ करना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम यहाँ से आरंभ करना चाहूँगा कि इस बार का जो 10वें संस्करण का 10th एपिसोड ऑफ IDOI प्रोटोकॉल का जो ये थीम है वो है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग की जब हम बात करते हैं तो बहुत स्पष्टता आती है कि पहले हम आप सुधरें फिर सबका सुधार करें जी। और एक यात्रा सेल्फ टू यूनिवर्सल सेल्फ की जो यात्रा है जी, वो यात्रा सेल्फ से परिवार तक जाए, परिवार से कुटुंब तक जाए और सोसाइटी तक जाए, मतलब व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा, इसका यह थीम है इस बार का। बहुत ही खूबसूरत उद्देश्य को लेकर इस बार हम आगे बढ़ रहे हैं। योग के महत्व के बारे में बहुत चर्चा, बहुत इस तरह के विवरण सामने आते हैं। आप योग को किस तरह से आज की सामाजिक स्थिति के साथ जोड़ते हैं? सामाजिक स्थिति के परिदृश्य में यदि मैं बात करूं तो आज अत्यंत व्यवहारिक हो गया है योग जी। क्योंकि योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो है ही, मानसिक रूप से तनाव मुक्त करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए आज इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता मैं अनुभव देख रहा हूं और उसकी एक व्यवहारिकता भी देख रहा हूं जी। आज सड़कों पर चलते हुए किस प्रकार झगड़ा हो जाता है, एक छोटी सी टक्कर हो जाती है और वहीं पर मारपीट शुरू हो जाती है। और एक बड़ी घटनाएं आजकल आ गई बेटियों के खिलाफ कि यदि किसी लड़की ने मना कर दिया कि मुझे इस लड़के के साथ संबंध नहीं बनाना तो उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है। तो ये मानसिक असंतुलन की स्थिति जो चल रही है, मुझे लगता है कि ये आजकल के युवाओं के लिए अत्यंत घातक है। और तनाव भी एक प्रकार का, जैसे व्यक्ति कर सकता है कार्य, अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण करता है या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं करता, कर सकता है व्यक्ति परंतु टाइम मैनेजमेंट नहीं करता, तो वो तनाव का कारण बन जाता है। तो मुझे लगता है इन सब कार्यों में मानसिक शांति, मानसिक तनाव के साथ साथ भावनात्मक संतुलन के लिए आज योग अत्यंत आवश्यक है। मैं देखता हूँ पहले हम खेलते थे, खेलते हुए हम गिरते भी थे और हारते भी थे, जीतते भी थे, तो उन सारी परिस्थितियों का व्यक्ति को रूबरू हो जाता था। परंतु आजकल स्थिति ये हो गई है कि बच्चे खेलने ही नहीं जाते, फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है जी। और लोग नशे की बात करते हैं, नशा तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ एक नशा और बढ़ गया है, वो है डिजिटल नशा जी, मोबाइल का नशा, बहुत ही घातक जी। वो व्यक्ति को मानसिक रूप से तो उसको डिप्रेसिव की स्टेट, लोनलीनेस की स्टेट में लेके जा रहा है, साथ साथ दूसरी बात वो ये है कि उसकी फिजिकल इनएक्टिविटी के लिए भी लेके जा रहा है जी। योग फिजिकल रूप से एक्टिव भी करता है, मानसिक रूप से सशक्त करता है और विद्यार्थियों को एकाग्रता की ओर भी अग्रसर करता है। तो मुझे लगता है ये अत्यंत व्यवहारिक है आज के परिदृश्य में योग। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो तरह तरह के एक्सरसाइज हैं, खेल कूद हैं, लेकिन योग का जो सीधा सीधा संबंध हम अगर उसको स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करें तो
जो स्थिरता, जो सजगता की ओर लेकर जाता है, अंदर और भीतर को एक रास्ता दिखाता है कि किस तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है, और ख़ास तौर से हमारी यंग जनरेशन जो इससे अब जुड़ रही है, हमारा सौभाग्य है सर कि हम इसको इस लेवल तक आज पहुंचा पाए हैं कि स्कूलों और कॉलेजों तक योग पहुंचा है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप कोई प्रकाश डालना चाहेंगे? एक पहल की है हरियाणा ने, क्योंकि मैं हरियाणा में योग आयोग का चेयरमैन के नाते मेरे पास दायित्व है जी। यद्यपि मैं परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में 18 वर्ष तक उनके पावन सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला जी। और पतंजलि योगपीठ परिवार का आज भी सेवा का दायित्व लेकर मैं काम कर रहा हूँ। परंतु मैंने ये देखा है कि इन दिनों हरियाणा सरकार की सकारात्मकता के चलते योग में कुछ पॉलिसीज बन पाई जी। आज योग पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है। पहली से 12वीं कक्षा तक हमने देखा कि योग को अनिवार्य विषय बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और हम SCRT का धन्यवाद करेंगे आदरणीय सुनील बजाज जी, वहाँ के निदेशक महोदय, हमारे आदरणीय यादव जी, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के हमारे अध्यक्ष, उनके प्रयासों से हम सब मिलकर जब एक प्रक्रिया में लगे कि पहली से 8वीं कक्षा तक की तो हमने योग को अनिवार्य बना दिया जी। उसकी पुस्तकें बन गई, उसकी पुस्तकें विद्यालयों में पहुंच चुकी हैं। तो अब बच्चों को बचपन से ही पता चल जाएगा, पहली कक्षा से पता चल जाएगा कि योग शरीर के लचीलेपन के लिए ही नहीं है, मानसिक एकाग्रता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रसन्नता के लिए जी। और किस प्रकार प्रसन्नता अर्जित की जा सकती है, किस प्रकार ध्यान अर्जित किया जा सकता है, ये उससे कहीं ना कहीं रूबरू होंगे। और एक्टिविटी भी बनेगी जो कहीं पहले आप और हम, मेरे को लगता है कि जब विद्यालय में पढ़ा करते तो पीटी का एक टीचर हुआ करता था, पीटीआई करवाया करते थे, और स्कूल से एंट्री करते ही ये पहली प्रक्रिया हुआ करती थी। मुझे लगता है अब हरियाणा ने पहल शुरू की है कि स्कूल में आते ही सबसे पहले बच्चे को 5 से 10 मिनट के लिए योग करवाया जाएगा, और बीच के कालखंड में उसको ध्यान भी करवाया जाएगा। और योग के छोटे छोटे बिंदु वो भी मानसिक दृष्टिकोण से भी और उसके बौद्धिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए भी सिखाए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा तो भूमि ही योग की है जी। योगेश्वर कृष्ण का गीता पाठ यहाँ से गुंजायमान हुआ है, पूरे विश्व के लिए ये संदेश योग का हरियाणा से गया है। तो हरियाणा ने ये अच्छी पहल की है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे ACS श्री सुधीर राजपाल जी और जी अनुपमा का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पहल में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और आज विद्यालयों में योग बढ़ रहा है, ऐसे ही हमने गाँव तक इसको पहुँचाने का प्रयास किया है। गाँव में 1000 योग व्यायामशालाएं, जो पहले अखाड़े हुआ करते थे, जी। लोग अखाड़े भूल गए, अब अखाड़ों के लिए जगह नहीं बची। तो सरकार से हमने कहा, और सरकार ने 2 एकड़ से 4 एकड़ तक भूमि का एक प्लाट का आवंटन किया, उसकी 4 दीवारी करवाई, उस पर शेड डलवा दी, टॉयलेट डलवा दिए। तो आज वहाँ लोग जाते हैं, सैर भी करते हैं, औषधीय पौधे भी लग रहे हैं और वहाँ योग करते हैं। और जो अखाड़ों की परिपाटी थी, महत्व हुआ करता था, वो ही दोबारा अब लौट रहा है योग की भूमि में। और उसमें 1000 बच्चों को हमने रोजगार दिया है। 1000 बच्चों को आज 20,000 से 22,000 रुपये हम देते हैं, और वो बच्चे उसी जिले के ही हैं जो योग सिखाते हैं। हाँ, उनको ही दूर नहीं आना जाना पड़ रहा, ताकि उनके पैसे उसमें खर्च नहीं हो और सुबह 5 बजे उठकर जा सकें। इसी परिदृश्य से उनको वहाँ के बच्चों को लिया है। और मुझे प्रसन्नता है, आज हरियाणा के 6500 गाँव हैं, उनमें 1000 गाँव में अभी हमने 5 व्यायामशालाएं खोल दी हैं, और आसपास के 5 गाँवों तक भी हम उसको पहुँचा रहे हैं। परंतु अगले वर्ष तक हम 1000 और व्यायामशालाएं खोलने वाले हैं। तो ये एक परिदृश्य है, ये पॉलिसी जो बनी है, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में प्रत्येक राज्य इसको रेप्लिकेट करने वाला है। एक उदाहरण आप पेश कर रहे हैं, एक नज़ीर बन गई है। जी। योग की जहाँ तक बात की जाए, योग के साथ साथ बहुत हद तक हमारा खान पान, हमारा रहन सहन भी अगर संतुलित हो, तभी उसका प्रभाव जो है कई गुना पड़ता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सर, आप उसको किस तरह से बताना चाहेंगे? मैं तो एक छोटी सी उक्ति बताना चाहूँगा कि जैसा खाओगे अन्न जी, वैसा होगा मन। हम मन को संतुलित रखने की बात करें, और उसमें हठयोग की एक मुझे सूत्र भी याद आता है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, कि यदि आपका मन चल रहा है तो आप अपने प्राणों पर नियंत्रण करिए जी। परंतु इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब तक अन्न ठीक नहीं है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि मन की सारी पकड़ ही अन्न पर निर्भर करती है, तो अन्न अच्छा होना बहुत आवश्यक है, अन्न का सात्विक होना बहुत आवश्यक है, अन्न का समय पर खाना और एक संतुलित मात्रा में खाना। हमारे यहाँ कहा जाता है हित भुक मित भुक
और रित भूख अर्थात जितना हितकारी है उतना ही खाना, मित भूख और जितना भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना, और ऋत भूख अर्थात वो खाना जो उस ऋतु के अनुकूल हो। आज आम आ रहे हैं तो आप आम खाइए, परंतु आज यदि आप सेब खाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। मिल तो जाएगा बाजार में परंतु वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार जैसे आज लौकी तोरी का समय है, करेले का समय है, अब इसको इस मतलब ऋतु के अनुसार हमें भोजन को लेना। और आज जैसे हम समझते हैं कि नींबू पानी आज आवश्यक है, आज हम इतनी लू में चल रहे हैं तो नारियल पानी उसको ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। और हम शिकंजवी के साथ साथ आजकल लस्सी, छाछ, मठा जो हमारी भारतीय परंपरा थी, गाँवों से निकले हुए हम लोग हैं, तो वही मुझे लगता है हमें उसको आज नहीं तो कल अपनाना ही पड़ेगा। और उसका अन्न का हमारे जीवन में अत्यंत प्रभाव है, बहुत महत्व है की ही बात है। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ हमारी युवा पीढ़ी है जिनका आज के समय में जो उनका कार्य का एक समझ लीजिए रूटीन है, तो सुबह का वक्त वो बच्चे कहते हैं कि नहीं निकालना आसान है, तो आपको लगता है कि योग के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि उन्हें दिन के जिस वक्त में समय मिले वो उस समय उनके लिए प्रभावकारी होगा करना? ये एक मिथ है, मुझे लगता है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, आजकल युवा रात को लंबे समय तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और ये घर घर की कहानी है। जैसे आपने चर्चा की, कहीं इस पीड़ा से मैं भी जूझ रहा हूँ, और जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पीड़ा से कहीं दो चार होते ही हैं कि, और लंबे कालखंड के से ये जो विदेशी प्रभाव जीवनचर्या का पड़ा है, जीवन शैली बदल रही है। और उस जीवन शैली में आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें थोड़ा सा लेट उठने की प्रक्रिया तो शुरू हुई है। तो हम ये मान के चलें कि सूर्यवंशी अर्थात सूर्य को देखने वाले लोग, उदय होते सूर्य को देखने वाले लोग तो कम होंगे, परंतु जब वो जागें तब सवेरा, जब उठ जाएं, मुझे लगता है पेट को फ्रेश करके अपना पानी पिएं, सुबह उठकर पहले पानी पिएं। ये हमारी योग की, आयुर्वेद की दिनचर्या यहाँ से शुरू होती है कि आपको सुबह पानी पीना है, और पानी यदि कांसे के बर्तन में रख के पिए तो कई रोगों से वो बचाता है। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप हल्का व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। और ये IDY का प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं कि ये पूरे प्रोटोकॉल में आप यदि देखेंगे तो ये छोटे छोटे आसन और प्राणायाम, बंद मुद्राएं, ये सारी इसमें यहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए। तो हल्का सूक्ष्म व्यायाम, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, मैं चाहूँगा कि शुरुआत आप सुबह कहाँ से शुरुआत करें। आपने पानी पिया, फ्रेश हुए तो क्या करना चाहिए? तो पहले हल्का सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। थोड़ा सा डेमो लेते हैं। हाँ, डेमो लेते हैं। और क्योंकि हमारे सहयोगी भाई सूरज काम्बोज जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर जसप्रीत यहाँ पर हैं जो योग इंस्ट्रक्टर हैं हरियाणा योग आयोग में, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप हल्का सा गर्दन का व्यायाम, जहाँ से हम नेक से शुरू करेंगे, दोनों हाथ यदि कमर पर ले आएँ और आगे झुकाएंगे गर्दन को थोड़ा सा, फिर बीच में और पीछे। आज सर्वाइकल की समस्या सबसे अधिक है जी। तो आप इसको अभ्यास को 3 बार करेंगे ऐसे, फिर बाईं ओर से दाईं ओर, एक्सट्रीम लेफ्ट देखते हुए एक्सट्रीम राइट देखेंगे, अर्थात नेक मूवमेंट। गर्दन की सबसे पहले हम अपने गर्दन को एक बैलेंस प्रदान करें, उसको हल्का सा उसका चालन शुरू करें। ये रीढ़ की हड्डी अर्थात जो यहाँ हमारा नेक ज्वाइंट है, ये भी हमारी स्पाइन से जुड़ा हुआ है जी। और सबसे ज़्यादा इसकी एक्टिविटी होती है। सारा दिन हम नीचे देखते हैं मोबाइल को, और जो मोबाइल देखते हैं तो उसको देखते हुए हम अनुभव नहीं कर पाते कि सारे दिन में हम यदि 18 घंटे एक्टिव रहते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें 10 घंटे हम गर्दन ऐसे रखते हैं नीचे जी। और उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि सर्वाइकल बहुत बढ़ रहा है। तो दोनों आप देखिए, आप ये अभ्यास, छोटे छोटे ये अभ्यास हैं। हमारे IT से जुड़े जो बच्चे हैं उनका काम भी कुछ इसी तरह का है, जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी तो सुनीता जी, आज तो IT की बात तो है ही, IT वाले तो 12 घंटे लगाते हैं जी। परंतु मैं और आप भी कम से कम 2 या 4 घंटे तो जरूर फोन पे हमारा हो ही गया है कि फेसबुक देखना और कोई मैसेज है व्हाट्सएप देखना, ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। एक बार हल्का सा रोटेशन भी करेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये छोटी छोटी जो प्रक्रियाएं हैं गर्दन की, आप दोनों हाथ एक बार कंधों पर लाएंगे और कंधों की मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आगे से ये कोहनी मिलती हुई पूरा रोटेशन लेंगे। ये 3 से 5 बार ये अभ्यास को कर सकते हैं, और फिर क्लॉकवाइज के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे अभ्यास हैं
हम एक एक बार ही करेंगे ताकि एक बार हम सब दिखा सकें। और हाँ, वापस रोटेशन, बहुत सुंदर, एक बार और, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब हम अपने हाथों को कमर पर ले आएँ, ठीक है, उंगलियां थोड़ी सी ऊपर की ओर और अंगूठा पीछे की ओर, और हम अपने घुटनों पर एक बार बैठ जाएं। और इसे घुटना चालन कहते हैं। थोड़ा सा एक बार, हाँ, ये ऐसे। तो ये अभ्यास पाँव में 3 से 6 इंच का अंतर, थोड़ा सा सीधा रहेंगे और फिर सीधा। तो आजकल जो घुटनों की समस्या बहुत हो गई है, जोड़ों की समस्या हो गई है, लोग कहते हैं नहीं ग्रीस खत्म होगी। एक कारण तो ग्रीस का है। वापस धीरे से फिर इसको एक बार और अभ्यास को करेंगे, पुनः इस अभ्यास को करेंगे दोनों हाथ सामने रखते हुए। एक लंबा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, बहुत अच्छे, होल्ड करेंगे, थोड़ा सा कमर पीछे की ओर, कमर पीछे की सीधी, बहुत अच्छा, 2, सीधा हो जाएंगे। तो ये अभ्यास घुटनों के आजकल मरीज बहुत हो गए जी। और कमर दर्द के लिए भी दोनों हाथ सामने की ओर लेंगे और कटी चालन करेंगे। एक्सट्रीम राइट पे हो जाएंगे, दायां हाथ दाएं बाएं कंधे पे चले जाएगा और पीछे बिल्कुल पीछे सीधा देखेंगे। अब ये छोटे छोटे अभ्यास हैं परंतु बहुत अत्यंत लाभकारी हैं। और दूसरी ओर भी ये अभ्यास करेंगे, ये। अब ये तो आईडीवाई प्रोटोकॉल में भी इन अभ्यासों की सूक्ष्म व्यायाम की चर्चा की गई है और हम शुरुआत यहीं से ही करते हैं। ये आईडीवाई प्रोटोकॉल करने वाला यदि बच्चा होगा तो उसको ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि इतना भी सहज रूप से कर लें सुबह उठकर बच्चे, तो मुझे लगता है कि शरीर वार्म अप हो जाएगा। दीज आर दी वार्म अप एक्सरसाइजेज। तो छोटा सा ये अभ्यास मैंने आपके सामने रखवाया। तो ये सभी एक्सरसाइजेज सभी उम्र के लोग कर सकते हैं? ये सब ये अभ्यास तो 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक का हर व्यक्ति ये अभ्यास जितना मैंने करवाया है ये कर सकता है। थोड़े से यदि युवा हैं तो उनको फिर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक ऐसा संपूर्ण व्यायाम है, एक बार उसको भी करेंगे जरा। 1 प्रणामासन में, 2 दोनों हाथ पीछे की ओर, 3 आगे की ओर झुकेंगे, 4। अब ये अश्वचालन आसन कहते हैं। इसमें जैसे घोड़ा भागने के लिए तैयार रहता है ठीक वैसी पोज में। 5 इसमें पर्वत आसन, इसमें आप पाँव नीचे, एड़ियाँ नीचे लगी हुई, आप अपनी नाभि को देखते हैं और ये अत्यंत ही प्रभावी विषय है। 6 इसमें साष्टांग कर देते हैं। 8 अंग शरीर के नीचे लगते हैं और भगवान सूर्य को प्रणाम करने के लिए आसनों का चयन किया जाता है। 7 तो ये 7 आसन हैं। जैसे ये भुजंग आसन है, कोबरा पोज कहते हैं इसको। तो ये 7 आसनों का ही एक समुच्चय है। इसको हम अब रिपीट करेंगे इन आसनों को और ये 12 अभ्यास होंगे। 8 तो अब हम दोबारा वापस पर्वतासन में जाएंगे। 9 अश्वचालन, बहुत सुंदर। 10 उत्तान पादहस्तासन, उत्तान हस्त। 11 12 दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम आसन। तो ये अभ्यास, ये यद्यपि ये प्रोटोकॉल का नहीं हिस्सा है परंतु ये संपूर्ण व्यायाम है। तो मैंने कहा कि वो तो 5 से 80 साल वाले कोई भी कर सकते हैं। ये अभ्यास थोड़ा सा जिसकी क्षमता अच्छी हो, 40-50 साल के व्यक्ति के लिए, 60 के लिए, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। ये करने वाले व्यक्ति को सारी जिंदगी कोई समस्या आ नहीं सकती जी। तो जो एक ये 12 आसनों को अभ्यास का समुच्चय ले लेगा, मुझे लगता है उसके जीवन में सारी जीवन में अम्ब विमलमती भी रहेगी और प्रकाश भी रहेगा और जीवन भी पवित्र और पावन पुनीत हो जाएगा। जी जी। सर, ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल से या एक शुरुआती आसन जिनसे हम शुरू कर सकते हैं। योग में आप प्रवेश कर सकते हैं। जी, पर योग का महत्व जिस तरह से हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बहुत से ऐसे आसन भी हैं जो आजकल फैली हुई बीमारियां जिनसे हमारे आजकल समाज में लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो कुछ योग उनका भी निवारण करता है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज आप उसके हिसाब से भी बता सकते हैं। मधुमेह कह लें, शुगर का जो प्रॉब्लम है, या आपने बड़ा अच्छा, बहन पुनीता जी, आपने बड़ा अच्छा विषय रखा। आज पूरा भारत
डायबिटीज़ की कैपिटल के रूप में बदल रहा है। जी। अभी यदि हम मोटे तौर पे ये कहें कि हर 9वां 10वां व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है जी। और ये मात्रा लगातार बढ़ रही है। और इसमें हमारे ये अभ्यास अत्यंत लाभकारी हैं, जिसमें हम मैंने कहा कि सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर सकते हैं। हमने अभी आपको वार्म अप एक्सरसाइज दिखाई। उसके साथ अब हम बैठने वाले अभ्यास, उसमें 2-3 ऐसे अभ्यास हैं जो अत्यंत लाभकारी हैं, वो करने का आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहला अभ्यास जो IDY के प्रोटोकॉल के अनुरूप भी है, तो मैं दोनों परिदृश्यों को साथ साथ लेके हुए चलता हूँ। तो IDY प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से आज वहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आता है शशक आसन। तो आइए हम शशक आसन देखते हैं। शशक आसन को कहते हैं हम रैबिड पोज। तो अर्थात जैसे खरगोश की मुद्रा में, तो आप दोनों पाँव को खोलते हुए, दोनों हाथ बीच में रखते हुए, हल्के से सहलाते हुए तेजी से फटाफट करेंगे, ताकि हम अपने दर्शकों के लिए ज़्यादा आसन दिखा पाएँ। बहुत सुंदर। तो ये शशक आसन एक रैबिट टाइप का, ये आपको आकृति दिखाई देगी। तो जितने भी आसनों के नाम हैं वो सारे ही या तो जीव जंतुओं के नाम पर हैं या प्रकृति के आधार पर हैं। तो ये रैबिट पोज हो गया। दूसरा हम अब कर रहे हैं, वापिस आएंगे और दंडासन की स्थिति में। ये भी दूसरा अभ्यास भी हमारा इसमें सम्मिलित है, जिसे हम वक्रासन कहते हैं। तो दाएं घुटने को फोल्ड करते हुए अपने दाएं हाथ को घुमाते हुए, पूरा बाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं हाथ के बिल्कुल साथ में रखते हुए हाथ को, है ना, पीछे, एक हाथ पीछे, दायां हाथ पीछे, बाएं हाथ घुटने के पास से पाँव के हाथ को टच करता हुआ। बहुत सुंदर कर रहे हैं। डॉक्टर जसप्रीत बहुत अच्छा कर रही हैं, सूरज जी भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है वक्रासन। ये करने वाले व्यक्ति को डायबिटीज़ हो भी तो वो उसका तुरंत उस पर लाभ होता है जी। और लगातार करने वाला व्यक्ति तो डायबिटीज़ से रिकवर भी हो जाता है, रिवर्स होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और हमने तो कई रिसर्च में पाया है कि डायबिटीज़ रिवर्स भी हो जाती है। दूसरी ओर से करेंगे ये अभ्यास। बाएं घुटने को फोल्ड करेंगे और बहुत सुंदर। तो डायबिटीज़ के लिए ये 3 अभ्यास अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो IDY प्रोटोकॉल में है, और उसके साथ भी हम 1-2 अभ्यास आपको दिखाएंगे जो अत्यंत लाभकारी हैं और उनको करने से डायबिटीज़ पर अत्यंत शीघ्रता से लाभ आता है। आइए अगला अभ्यास हम कर रहे हैं। आप पुनः वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। उत्तान मंडूकासन। अब ये अभ्यास जो है ये सामान्य व्यक्ति कर लेता है, परंतु मंडूकासन श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी इस विषय पे बहुत बल देते हैं कि हमारी हठयोग परंपरा में भी मंडूकासन पर बल दिया गया है, परंतु वो मंडूकासन सब लोग नहीं कर पाते। तो ये उसका सरल एक भाव है मंडूकासन के लिए। आप देखेंगे उत्तान मंडूकासन, बायां हाथ दाएं कंधे पर, दायां हाथ बाएं कंधे पर पीछे चले जाएगा, और जितना आगे से आप पाँव खोल सकते हैं उतना पाँव खोलते हैं और थोड़ा सा शरीर को तान देते हैं। और आप देखते हैं कि ये अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास है कि ये अभ्यास हम इसको 45 सेकंड तक होल्ड करते हैं। उत्तान मंडूकासन बहुत सुंदर। आइए वापस अपनी स्थिति में वज्रासन में आ जाइए, और वज्रासन में बैठते हुए आप दोनों हाथ अपनी नाभि पर ले आएंगे। अब हम ये एडिशनल ये आसन अभी उसमें प्रोटोकॉल में नहीं है, परंतु मैं इसे अवश्य करवाना चाहूँगा। ये है मंडूकासन। दोनों हाथ इस प्रकार ले लेंगे सामने की ओर, मुट्ठियाँ बंद करते हुए, और आप अपने हाथों को नाभि के बाईं ओर दाईं ओर पैनक्रियास के ऊपर रखते हुए आप आगे की ओर झुकेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाह्य प्राणायाम करते हुए त्रिबंध लगाते हुए आगे झुकेंगे। क्योंकि इसमें त्रिबंध लगता है, आगे झुकना पड़ता है, तो कुछ लोगों के लिए कष्टकारक रहता है, परंतु युवा साथी जो सीख जाएं उनके लिए अत्यंत लाभकारी। गर्दन ऊपर की ओर, हाँ अब प्रेशर पड़ेगा। तो सीधा प्रेशर आप देखेंगे। आज से 3000 वर्ष पहले हठयोग में ये मंडूकासन बता दिया गया। तो लोग कहते हैं कि पैनक्रियास के विषय में उनको पता नहीं था। अरे भाई, क्यों पता नहीं होता तो ये हाथ क्यों रखवाते, यहाँ प्रेशर क्यों देते? तो हम अपनी ग्लैंड्स को प्रेशराइज करते हैं, उनका रीजेमिनेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और फिर उसमें पैनक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन होने लगती है,
कितनी देर रुकना है सर? इसमें 45 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए इनको रुकना, जी। रुकने से, और यदि है इस अभ्यास को हम 1 से 5 मिनट तक करते हैं जी। तो इसका लाभ अच्छे तौर पर रहता है। मैं इसलिए दर्शकों से विशेष रूप से कहूँगा कि आपने आसन किया और करके वापस आ गए, कुछ लाभ नहीं होगा। रुकिए उस स्थिति में। रुकने का नाम ही योग है, जी। ठहरने का नाम योग है। जो ठहरा वो योगी, जो बह गया वो भोगी। जो ये इस भावना को रखते हुए कि योग स्थायित्व का नाम है, जीवन में हार और जीत के बीच में खड़े होने का नाम योग है। वापस धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना। ये नियम है योग का जी। कि श्वास छोड़ते हुए आपको आगे आना है, श्वास छोड़ते लेते हुए आपको पीछे जाना है। और सर इसमें जिस तरह से जो आसन करने की एक स्पीड है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से आप गाइड भी कर रहे हैं कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस आए। तो इसका शुरुआती तौर पे जो सीख रहे हैं या करना चाहेंगे तो किसी भी स्थिति में जाएं तो वापस आते हुए स्पीड का ध्यान ज़रूर रखें। स्पीड का ध्यान अवश्य रखें। अभी आज हमने, आपने डायबिटीज़ पूछा तो डायबिटीज़ में मैंने अभी आसनों की चर्चा की है। जी जी। अब हम प्राणायाम की विशेष, मैं 2 प्राणायाम की चर्चा करना चाहूँगा। 2 की नहीं, मैं 4 की ही करूँगा, ताकि ये पूर्णतः ये आपकी डायबिटीज़ को लेकर एक पूरा एपिसोड आपका ये मैसेज जाएगा कि हमारे दर्शक इसको अपना लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि उनके जीवन में इस रोग से मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। जी। तो प्राणायाम के लिए अब हम तैयार होंगे, अपने आसन का चयन करेंगे। तो हमने कहा कि IDY के प्रोटोकॉल में भी ये है जो हम आज करवा रहे हैं अभी, और इसमें आपको कोई आसन का चयन करना, आसन का चयन करके अब मुद्रा का चयन करना। अब मुद्राओं में आप शून्य मुद्रा का चयन कर सकते हैं, आप वायु मुद्रा का चयन कर सकते हैं, अपान वायु मुद्रा का चयन कर सकते हैं, और आप कपालभाति शुरू करिए। तो ये जो अभ्यास है ये कपालभाति मायने कपाल को, जो हमारा मुखमंडल है उसको प्रकाशित कर देता है। तो ये प्रकाशमान हमारा जीवन हो और उसके लिए कपालभाति एक क्रिया भी है शोधन की, और ये एक प्राणायाम भी है। जी। तो 6 प्रकार के क्रियाएं, शोधन की क्रियाएं बताई गई हैं। पुनीता बहन, हमारे भावों में बहुत स्पष्ट हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि आप पात्र लेके जा रहे हैं तो यदि कोई व्यक्ति खीर डालना चाहेगा परंतु आपका पात्र साफ नहीं है तो खीर भी कैसे डालेगा, वो मना ही कर देगा कि इसमें तो गंदगी लगी हुई है। जी जी। तो भगवान कुछ देना चाहेगा, पहले आप सफाई तो कर लीजिए। जी जी। तो ये शरीर की शुद्धि के पहली क्रियाएं योग में सबसे पहले कहा जाता है आप शुद्धिकरण करिए जी, और शुद्धिकरण इन क्रियाओं से करिए। तो कौन कौन सी क्रियाएं उसमें आती हैं, तो उसमें हमने नेति, बस्ती, धोती इसको लेते हैं, फिर नौली, कपालभाति, त्राटक। तो ये जो 6 क्रियाएं हैं ये अत्यंत लाभकारी हैं। और आप बस्ती की बात करें तो बस्ती हमारे शरीर के शोधन के लिए अपान मार्ग से उसकी शोधन करती है। नेति हमारे नाक से जो हम जल नेति, सूत्र नेति करते हैं वहाँ से शोधन का कार्य करती है आँखों के रोगों के लिए। और यदि हम बात करें त्राटक से, त्राटक सामने दिया लगाकर उसको देखते हैं तो वो त्राटक की प्रक्रिया हो गई। जो शुद्धिकरण वाले आपने खास तौर से बताई हैं उसके लिए फिर से हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे ये क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जो लाभप्रद तो हैं, लेकिन ये किसी योग्य शिक्षक या मार्गदर्शक के समक्ष ही आप करें, कोई सुन के या कहीं पढ़ के उसे स्वयं करने का प्रयत्न ना करें। बहुत कपालभाति की क्रिया की बात कर रहे थे जो कर रहे हैं अभी आप देख रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं और ये क्रिया भी है। मैंने कहा कि इससे शुद्धि हो रही है, लंग्स की शुद्धि करते हैं क्योंकि इसका सारा हम, और इसमें हम पूरी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने यदि हम बात करें तो किडनीज की, लीवर की, पेनक्रियास की, छोटी आंत, बड़ी आंत की, तो सबकी एक्टिविटी हो रही है, उसका शोधन की प्रक्रिया भी चल रही है। सर योग एक इतना विस्तृत विषय है कि यदि हम आज इसके बारे में बात करने बैठे तो आपसे, और जहाँ तक आपकी जानकारी है जो आपका इस पे विवरण में हम देख रहे हैं, आपकी लिखी हुई हैं किताबें भी उनके सामने हम पढ़ी हैं, पर समय जो है सदैव ही कम लगेगा। बहुत सी बातें आपसे और भी जानकारी हम लेंगे आने वाले और अपने कार्यक्रमों में। आज क्योंकि समय हमें इसकी और इजाज़त नहीं दे रहा, आज के इस दिन के उपलक्ष्य में यदि आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो मैं आपसे आग्रह करूँगी। मैं चाहूँगा कि अपने जीवन में
थोड़ा समय भी यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, और आप स्वस्थ रहना आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर ड्यूटी टू रिमेन हेल्दी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं हेल्दी नहीं रहूँगा तो पूरे आप यू विल बी द बर्डन ऑन द सोसाइटी एंड यू आर गोइंग टू बी द बर्डन ऑन योर फैमिली। आप बीमार होंगे तो परिवार आपको संभालने के लिए लगेगा, उनकी ऊर्जा आपको संभालने के लिए लगेगी, आपका आर्थिक हानि होगी, आपके समय की हानि होगी। इन सबको यदि बचाना चाहते हैं तो आप स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए और फिर पूरे परिवार को स्वस्थ रखने का दायित्व लीजिए। मुझे लगता है ये यात्रा स्वयं से समाज के योग की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार का नारा दिया है, इस बार का जो थीम दिया है, हम उसको पूरा कर सकते हैं, परंतु चलना अपने आप से पड़ेगा। और ये संदेश है महात्मा बुद्ध का, आपो दीपो भवा, पहले हम स्वयं एक दीप बन जाएं, क्योंकि एक बुझा हुआ दीप किसी भी दीप को जागृत नहीं कर सकता, परंतु एक जला हुआ दीप, प्रदीप्त दीप, प्रकाशित दीप, वो 1,00,000 दियों को जला सकता है। और वो एक जला हुआ दीप सूर्य की रोशनी जब चले जाती है तो उसका भी कहीं ना कहीं पर्यायवाची बनकर खड़ा हो जाता है और उस अंधेरे को काटने का काम करता है। आइए आप स्वयं प्रकाशित हों, आप स्वयं स्वस्थ हों और आप अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रखने का, इस राष्ट्र को स्वस्थ रखने का संकल्प लें। यह राष्ट्र स्वस्थ होगा, सबल बनेगा, स्वस्थ होगा तभी वो बलवान बनेगा, और स्वस्थ होगा तभी वो समृद्धशाली बनेगा। इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाना चाहते हैं तो आइए अपनी यात्रा अपने आप से आरंभ करें। बहुत ही खूबसूरत आपने हमें संदेश दिया। इसी संदेश के साथ हम अपने दर्शकों से इजाज़त लेते हैं, लेकिन चलते चलते ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपका शरीर वो मंदिर है जिसमें ईश्वरीय वास है। तो यदि ईश्वरीय वास को आप सुदृढ़, सुयोग्य, सशक्त बनाना चाहते हैं तो यदि योग से जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छे, और अगर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जगाइए अपने आप को और उस अलख को जो इस मंदिर में जलनी चाहिए। आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। योग करें, रोज करें, निरोग रहें।